हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में क्रिया के विषय में चर्चा की थी। शब्द दो प्रकार के होते हैं और उनमें विकारी और अविकारी में विकारी शब्दों का चौथा प्रकार था क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया के भेद क्या है? मुख्य रूप से अकर्मक और सकर्मक दो भेद हमने देखे थे। किस तरह आप वाक्य में उन्हें पहचानेंगे, यह चीज़ भी हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम क्रिया के अन्य भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। यह द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? तो मित्रों, जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं, हमने जानकारी प्राप्त की थी। वाक्य के तीन अंग हमने देखे थे: कर्ता, क्रिया और कर्म। कई बार वाक्य में कर्म नहीं होता, केवल कर्ता और क्रिया होती है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं द्विकर्म की, अर्थात कर्म होगा और वह दो बार होगा। दो कर्म यदि वाक्य में हो किसी क्रिया के, तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। गुरुजी ने मुझे काव्य पढ़ाया। ध्यान दे, शब्दों में मुझे कर्ता हो गया, पढ़ाया क्रिया है। अब बात आती है मुझे काव्य। अब गुरुजी ने मुझे काव्य पढ़ाया, तो यहाँ पर दो चीज़ें हम दे रहे हैं। मुख्य क्रिया क्या है? गुरुजी ने मुख्य कार्य क्या किया? काव्य पढ़ाया। पढ़ाया क्रिया है और क्या पढ़ाया? काव्य पढ़ाया। तो मुख्य कर्म जो है वह हो जाएगा काव्य। बात आती है गौण कर्म, फिर दूसरा कर्म। दो कर्म है तो दूसरा कर्म क्या है? वह कर्म है काव्य। तो किसी को भी पढ़ा सकते हैं, पर बात यहाँ है, यहाँ विशेष रूप से कहा जा रहा है मुझे। गुरुजी ने मुझे काव्य पढ़ाया, मतलब किसी अन्य को नहीं, मुझे पढ़ाया। तो यहाँ मुझे भी पढ़ाया क्रिया का कर्म होगा और गौण कर्म होगा। इसलिए गुरुजी ने मुझे काव्य पढ़ाया, इसमें दो कर्म हैं। क्रिया पढ़ाया क्रिया है, पढ़ाया क्रिया के दो कर्म हैं। मुख्य कर्म काव्य और दूसरा कर्म है जिसे हम गौण कहेंगे मुझे। प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, इसमें कितने कर्म हैं, मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। दूसरा भेद हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। क्रिया तो है परंतु संयुक्त है, अर्थात बहुत सी क्रियाओं को मिलाकर एक क्रिया भी हम कभी बना लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं के योग से संयुक्त क्रिया बनती है। मित्रों, याद रखना है, यह क्रिया संयुक्त होती है, अर्थात दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनती है, परंतु वो भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं होती हैं, एक ही अर्थ देने वाली नहीं होती है। इन्हें रंजक क्रिया भी कहते हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, रंजक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर कोई विशेष अर्थ देती है। वस्तुतः यह क्रिया हिंदी की प्रौढ़ता का द्योतक है कि हिंदी में इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इसे भी हम उदाहरण से समझे। मोहन ने दूध पी लिया होगा। मोहन करता है, दूध कर्म है। अब बात आती है क्रिया क्या है? पी लिया होगा। ये इतनी लंबी चौड़ी क्रिया है। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? यदि हम मिलाएं तो पीना, लेना, होना, ये तीन क्रियाएं हैं जो तीनों भिन्न अर्थ रखती हैं और इनके योग से हमने एक क्रिया बना ली है, पी लिया होगा। तो इस तरह से जब क्रिया बनाई जाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। मित्रों, हम क्रिया के तीसरे भेद पर कदम रखते हैं, वह है प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणा देने वाली क्रिया होती है, नाम से ही पता चल रहा है। जब कर्म स्वयं कार्य न कर प्रेरणा द्वारा अन्य से कार्य करवाए। जब
कर्ता स्वयं कार्य न कर, अर्थात जब जो करता है वह स्वयं कार्य नहीं करता है और दूसरे से कार्य करवाता है तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण से हम इसे समझते हैं, राम अपना पत्र मित्र से पढ़वाता है। यदि यह कहा जाता है राम अपना पत्र पढ़ता है, तब बात आती है राम ही करता है और वही कर्म कर रहा है। परंतु बात यहाँ ये नहीं है, जो क्रिया करने वाला है वह है राम अपना पत्र मित्र से पढ़वाता है। वो क्रिया किससे करवा रहा है? अपने मित्र से करवा रहा है। तो जब किसी कर्म को करने की प्रेरणा दी जाए और किसी अन्य से वह कार्य करवाया जाए तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मित्रों, अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। आपको पता है नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा या विशेषण में जब कोई प्रत्यय लगाकर एक नई क्रिया बना ली जाए तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ शब्द है, हाथ से यदि हमें क्रिया बनानी होगी तो हम बनाएंगे हथियाना। बात से बतियाना, मिट्टी से मटियाना, गरम से गरमाना, दुख से दुखाना, इसी प्रकार की क्रियाएं हैं। मित्रों, अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया होना पाया जाए, जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो। वाक्य में एक क्रिया हो, वो समाप्त हो जाए और फिर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, परंतु काल किसके माध्यम से प्रकट हो? दूसरी क्रिया के माध्यम से प्रकट हो, तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, मैं दूध पीकर सो जाऊंगा। यहाँ पर दो क्रियाएं संपन्न हो रही है, दूध पीना और सो जाना। तो मैं दूध पीकर सो जाऊंगा, दूध पीकर अर्थात एक कर्म हुआ, फिर दूसरा सो जाऊंगा, ये दूसरा हुआ। तो वो यहाँ कहते हैं कि जब इस तरह से दो कर्म पाए जाएं और काल का पता हमें दूसरी क्रिया से चले तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मित्रों, अगला भेद है सजातीय क्रिया। जब कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हो तो वह सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं, दौड़ा से दौड़ा शब्द को हमें देखना है। दौड़ा क्रिया है, ये किससे बना है? दौड़ से बना है। और दौड़ क्या है? कर्म है। तो दौड़, दौड़ा, जब हम ये प्रयोग करते हैं तो कर्म भी वही है और उसी से हमने क्रिया बना ली है। तो यह दौड़, दौड़ा में दौड़ा क्रिया सजातीय क्रिया होगी। चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी में चढ़ाई शब्द है और उसी से हमने चढ़ी क्रिया बना ली है, तो ये भी सजातीय क्रिया होगी। इस तरह मित्रों, हमने मुख्य रूप से दो क्रियाएं देखी थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद हमने उनकी अन्य भेद देखे, जिनमें हमने देखा द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सजातीय क्रिया। आप चार्ट से इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण और नाम लिख लीजिए, काफ़ी है, आपको याद रह जाएगा।